अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का उन्वान हमने दिया है बदजुबानी और नफ़रत की सियासत कब तक। जी हाँ, यकीनन जिस तरह से देखा अगर जाए तो सियासत में कुछ बातचीत होती है, बहस मुबाहिसे होते हैं, इल्ज़ामात होते हैं और ज़ुबान भी सख्त इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इस वक्त जो हमारे मुल्क का माहौल बना हुआ है, जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं या फिर जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, ये किस सेगे में डाली जाए और इसको क्या कहा जाए, यकीनन ये फहम व इदराक से बाहर है कि आज इख्तलाफात ठीक है, मुखालिफिन से आप जो है बात कर सकते हैं, आप इल्ज़ाम आयद कर सकते हैं, आप अपनी बरहमी ज़ाहिर कर सकते हैं और सियासत में बहुत सारी चीज़ें चलती है। लेकिन इस वक्त जो सियासत चल रही है वो समझ से बालातर है कि किस नहज पर आकर पहुंच गई है और कितने जो है निचले दर्जे पर आ गई है कि आज ज़ुबान बदजुबान हो चुकी है, जिसको यकीनन दोहराया भी नहीं जा सकता। इस तरह के जो है हमारे जो आला ओहदों पर हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, न सिर्फ अवामी नुमाइंदे बल्कि वुज़रा हैं, अगर वो बदजुबानी करते हैं और नफ़रत इस हद तक कि जिसका कोई बयान नहीं किया जा सकता, ये सूरत हाल आज हो चुकी है। तो ये जो सूरत हाल है ये मुल्क को कहाँ ले जाएगी और ये किस तरह का पैगाम दे रही है, और यहाँ पर सवाल किया जा रहा है और ये सवाल है कि ये वाक़ई किसके हाथ में इख्तिदार जा चुका है। अगर हम अपोजिशन लीडरान के बयानात को देखें और जो सवाल वो कर रहे हैं तो वाकई बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि वाकई क्या हमारे मुल्क में चल रहा है और किस तरह की ये सियासत है, कहाँ पहुँच गई है। आज हम इसी पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि वाकई मुल्क किस तरफ जा रहा है और कौन इसको किस तरफ हाँक रहा है और किसके हाथ में इख्तिदार है। इस पर आज हमारी बात होगी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी मुबस्सिर यासरुल्लाह शकील साहब। मैं शकील साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। शकील साहब के अलावा सीनियर सहाफ़ी वाहिद वसीम साहब दिल्ली से हमारे इस प्रोग्राम में फ़ोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। मैं वाहिद साहब का भी प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं, किसने क्या कहा वो सुनते हैं, उसके बाद हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोट बैंक के लिए शहरियत तरमीमी कानून की कुछ जमातें मुखालिफत कर रही हैं। दिल्ली में एनसीसी कैडेट की रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन ममालिक में मजहबी अकायद की बुनियाद पर जुल्म हुआ इसे शहरियत दे रहे हैं। इनका कहना था कि जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ हम इनकी मदद कर रहे हैं। जो जुल्म व ज़्यादती होती आई थी इससे इन्हें नजात दिलाना हमारा मकसद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दफ़ा 370 की बर्खास्तगी और कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हुए भी वक्त की सरकारों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। मोदी ने कहा कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तब से कश्मीर में मसाइल बने हुए थे। 3-4 खानदानों ने मिलकर मसाइल को कम करने के बजाय मसाइल को बढ़ाने और इन्हें जिंदा रखने का काम किया, जिसके नतीजे में दहशतगर्दी ने कश्मीर को तबाह कर दिया था। कश्मीरी पंडितों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि दहशतगर्दों के हाथों हजारों बेकसूर लोग मारे गए, वहीं पर रहने वाले लाखों अफराद को एक ही रात में घर छोड़ देने पर मजबूर किया गया। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 ये कहकर लागू किया गया था कि ये आर्जी है और आइन में भी यही लिखा गया था कि दफा 370 आर्जी था, लेकिन दहाइयों बाद भी इसको हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कश्मीर भारत की मुकुट मनी है, यहाँ के लोगों को मसाइल से निकालना हमारा काम था और ये काम हमने कर दिखाया है। आप सोचिए, जब देश आजाद हुआ तब से कश्मीर में समस्या बनी हुई है। वहां की समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया? 3-4 परिवार और 3-4 दल और सभी का जोर समस्या को समाप्त करने में नहीं, बल्कि समस्या को पालने पोसने, उसे जिंदा रखने में लगा रहा। नतीजा क्या हुआ? कश्मीर को आतंक ने तबाह कर दिया। आतंकवादियों के हाथों हजारों निर्दोष लोग मारे गए। आप सोच सकते हैं, कहीं पर वहीं के रहने वालों को, लाखों लोगों को एक रात में
घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए निकल जाने को मजबूर कर दिया गया और सरकार कुछ नहीं कर सकी। आतंकियों की हिम्मत बढ़ाने वाली यही सोच थी। सरकार को, प्रशासन को कमजोर करने वाली यही सोच थी। क्या कश्मीर को ऐसे ही चलने देते जैसे वो चल रहा था? साथियों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 ये कहकर लागू हुआ था कि अस्थायी है। संविधान में भी यही लिखा गया कि अस्थायी है, लेकिन दशकों बीत गए, संविधान में जो अस्थायी था उसे हटाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई। वजह वही थी, सोच वही थी, अपना हित, अपने राजनीतिक दल का हित, अपना वोट बैंक। क्या हम अपने देश के नौजवानों को ऐसा भारत देते जिसमें कश्मीर में आतंकवाद पनपता रहता है, जिसमें निर्दोष लोग मारे जाते रहते, जिसमें तिरंगा का अपमान होता रहता और सरकार तमाशा देखती रहती? जी नहीं। कश्मीर भारत की मुकुटमणि है। कश्मीर और वहां के लोगों को दशकों पुरानी समस्याओं से निकालना हमारा दायित्व था और हमने ये करके दिखाया। और दिल्ली के असम्बली इंतखाबात 8 फरवरी को मुनक्किद होंगे, लेकिन इन दिनों इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी पर इल्ज़ाम है कि वो दिल्ली में अवाम के दरमियान नफरत पैदा करने, इन्हें मुश्तिल करने और वरगलाने की इंतहाई निचले दर्जे की इंतखाबी मुहिम चला रही है। 2 रोज़ कबल दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए मुनक्किदा बीजेपी की इंतखाबी रैली को मुखातब करते हुए अमित शाह ने कहा था कि ईवीएम का बटन इस गुस्से से दबाएं कि जिसका करंट शाहीन बाग में लगे। गुज़िश्ता रोज बीजेपी के लीडर व मरकजी मुमलकती वज़ीर अनुराग ठाकुर ने इंतखाबी जलसे को मुखातब करते हुए नारा दिया, देश के गद्दारों को गोली मारो। आगे क्या कहा वो आप खुद सुन सकते हैं। इसी दौरान दिल्ली बीजेपी के एक रुकन पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बन जाती है तो जितनी मस्जिदें सरकारी ज़मीन पर बनी हैं 1 महीना दें, एक मस्जिद नहीं छोड़ूंगा। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह हो या फिर कपिल मिश्रा, पिछले चंद दिनों के दौरान CAA और शाहीन बाग में जारी एहतजाज पर कुछ ऐसे बयानात इन सभी के सामने आए हैं जिन्हें नफरत फैलाने, वरगलाने, लोगों को बांट देने और इंतहाई निचले दर्जे की बदजुबानी से ताबीर किया जा रहा है। 10 बजे के पहले मतदान करेंगे तो मित्रों बटन दबाओ, तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। का एक तरह का चुनाव है। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी दिख गया तो मैं भी यहीं और आप भी नहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर अंदर एक मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा, सारी मस्जिद हटा देंगे। और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान का जो विखार था, नरेंद्र मोदी ने इसे बर्बाद कर दिया है। जयपुर में युवा आक्रोश रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी के बाद नोटबंदी के जरिए मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। दुनिया भर में पाकिस्तान में तशद्दुद की मिसालें
दी जाती थी। एक तरफ तशद्दुद था तो हिंदुस्तान में अमन व भाईचारा था, लेकिन हिंदुस्तान के अमन व भाईचारे के विखार को बर्बाद करके रख दिया गया है। जो दुनिया में हिंदुस्तान का रेप्यूटेशन था, जो दुनिया में हिंदुस्तान की इमेज थी कि एक ऐसा देश है, भाईचारे का देश है, प्यार का देश है, मिलजुल के काम करता है, बात होती थी, पूरी दुनिया में लोग देखते थे, कहते थे देखो पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान में हिंसा का माहौल है, एक दूसरे से दिन भर लड़ते थे, एक तरफ पाकिस्तान दूसरी तरफ हिंदुस्तान, एक तरफ हिंसा दूसरी तरफ प्यार भाईचारा। पाकिस्तान बटा हुआ देश, हिंदुस्तान एक साथ चलने वाला देश। इस इमेज को नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया है। आज बाकी दुनिया में हिंदुस्तान को रेप कैपिटल माना जाता है दुनिया का। हर रोज अखबार में आता है कहीं ना कहीं किसी महिला का बलात्कार हुआ। प्रधानमंत्री इसके बारे में नहीं बोलेंगे। और जब हमारे युवा प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं, आप बताइए आपने हिंदुस्तान का रेपुटेशन पूरी दुनिया में क्यों खत्म किया? आप बताइए आज इस देश में बेरोजगारी क्यों है? आप बताइए कि आपने पिछले 5 सालों में युवाओं के लिए क्या किया? तो फिर आपके ऊपर ही गोली चलाई जाती है, आपको मारा जाता है, आपको कुचला जाता है। मैं चैलेंज देता हूं प्रधानमंत्री को, मैं चैलेंज देता हूं किसी भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में चले जाएं और अपने भाषण से पहले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे सवाल पूछवा लें। मैं चैलेंज देता हूं किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री चले जाएं और युवाओं के दिल में जो सवाल है, बेरोजगारी का सवाल, हिंदुस्तान को बांटने वाला। तो नाज़रीन, एक जानिब राहुल गांधी हैं, अपोजिशन कायदीन हैं, और दूसरी जानिब अमित शाह हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं। और फिर जिस तरह की सियासत चल रही है और फिर इल्ज़ामात हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने तवील तरीन खिताब में पिछली सरकारों को काफ़ी उन्होंने हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि कई ऐसे फैसले थे जो पिछली सरकारें चाहें तो ले सकती थी, लेकिन उन्होंने ये हिम्मत नहीं की, बल्कि हमने वो हिम्मत कर दिखाई और कई फैसले हमने ऐसे लिए हैं चंद वर्षों में, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। दफ़ा 370 की बात की और कश्मीर के हवाले से भी बात की, और फिर साथ ही साथ CAA के हवाले से भी बात कर दी, और फिर दीगर जो आने वाले दिनों में जो इक़दामात मोदी सरकार की जानिब से होने वाले हैं उस हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। और फिर पिछली सरकारों को तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन इस दरमियान अवाम को देखते हैं तो वो CAA को लेकर वो एहतजाज कर रहे हैं और फिर अवाम के मसाइल फिर अलग से हैं। मैं शकील साहब आपसे जानना चाहूँगा कि एक जानिब इल्ज़ाम, दूसरी जानिब दर इल्ज़ाम, ये सियासत चल रही है, दिल्ली के इंतखाबात सर पर हैं, और फिर इस दरमियान जो सियासत जिस तरह की चल रही है उसको आप कैसा देख रहे हैं? पहले भी इंतखाबात हमारे पास होते थे और इस तरह की बातें सामने आती थी, लेकिन अब क्या आप फ़र्क देख रहे हैं? देखिए कि मैं फ़र्क तो सिर्फ यही देख रहा हूँ कि जब से इंतखाबी अमल शुरू हुआ है, चाहे दिल्ली का हो या फिर जो हालिया असम्बली के इंतखाबात हुए थे, हमने झारखंड में भी इस बात का अहाता किया था, लेकिन जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि एक अजीम जमहूरी मुल्क के अंदर जिसका एक अजीम दस्तूर है, वहाँ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ, अवाम भी वाकिफ़ है इससे, कि ख़ुद मुल्क के प्रधान सेवक ने एक जलसे में कहा था कि जो लोग यहाँ पर एहतजाज के दौरान तशद्दुद कर रहे हैं उन्हें उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। शुरुआत वहाँ से हुई थी
जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। वहां से शुरुआत हुई, फिर तशद्दुद के वाक़यात पेश आए, जितने भी शरीयत तरमीम कानून को लेकर जो तशद्दुद हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला साहब का ये कहना कि हम बदला लेंगे। एक रियासत का वज़ीर आला ये कहता है कि हम बदला लेंगे। मैं देखिए, मैं वन बाय वन बता रहा हूँ कि ये कड़ी शुरू कहां से हो रही है और किसने इसकी बुनियाद डाली, उसका भी जिक्र मैंने कर दिया है। और वहां के वज़ीर आला कहते हैं कि हम बदला लेंगे, और जब ये बदला लेने की बात करते हैं तो उसके फौरी बाद वहां का जो भी इंतजामिया है बदले पर उतरा जाता है। लोगों की जायदादें खुर्क की जाती हैं, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। मेरठ का एक पुलिस ओहदेदार उसके बाद ये कहता है कि तुम लोग पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। ये एक बात वहां पर सामने आई। अब बात वहां से निकलती है, वज़ीर आला और पुलिस होती हुई है, दूसरे कई कादीन बोलते आ रहे हैं, गिरिराज सिंह ने भी बोला। अब वज़ीर दाखिला साहब ये कहते हैं कि ऐसा बटन दबाओ गुस्से से कि करंट जाकर शाहीन बाग पे लगे। तो ये एक बात होती है। अब फिर उसके बाद तो ये जो अनुराग ठाकुर है या फिर बाद में आपने परवेश वर्मा की जो बात कही है, उनकी भी जो गुफ्तगू रही है, तो जब ये बड़े लोग पार्टी के जब इस तरह की बातें करते हैं तो वो कैसे पीछे रहेंगे। तो क्या अगर वजीर आजम ये कहते हैं कि ऐसी गुफ्तगू इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, उनका शर्म शर से झुक जाता है अगर कोई महात्मा गांधी के बारे में कहता है या गोडसे की तारीफ करता है, तो आप बताइए कि ये जो लोग हिंदुस्तान के लोग हैं क्या इस बात को यकीन करेंगे। मैं नहीं समझता कि इंतखाब जीतने के लिए आप अपने किरदार को तो आप खाक में मिला ही रहे हैं, साथ ही साथ आप मुल्क का जो यानी कि दस्तूरी इख्तियार है, मुल्क के या सेकुलर इख्तियार हैं, उसकी भी आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपके पास सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह की गुफ्तगू अगर आप करते हैं तो बताइए कि जिस रियासत के अंदर इंतखाब हो रहा है वहां के अवाम को अब क्या फैसला करना होगा। अगर जो लोग खुश हो जाते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी बातें सुनकर खुश होते हैं, तो हम तो समझते हैं कि उनका फैसला क्या होगा। लेकिन इस मुल्क को बचाने के लिए जो लोग आज भी सड़कों पर उतर रहे हैं, मैं किसी एक तबके की बात नहीं कर रहा हूं, हर तबके का आदमी उस एहतजाज में शामिल है। हमने देखा है शाहीन बाग, हमने देखा है दूसरी जगह पर भी जो एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। केरला के अंदर जो 70-80 लाख लोग वहां पर इंसानी जंजीर बनाकर खड़े हुए थे, सिर्फ मुसलमान नहीं थे वहां पर ईसाई थे, हिंदू थे, सब लोग वहां पर शामिल थे। तो मैं ये नहीं समझता कि मुल्क के अंदर अगर ये लोग इस तरह की नफरत की दीवारें खड़ी करेंगे तो इसका असर शायद इलेक्शन पर हो सकता है, लेकिन ये जो मुल्क को जो तोड़ने की जो कोशिश है, मुल्क में जो इस जो मूवमेंट जो चल रहा है उसका जो फायदा उठाने की कोशिश है, मैंने समझता कि उसमें वो कामयाब होंगे। लेकिन जरूर मुल्क में इस वक्त जहर घोला जा रहा है। जो शहरियत तरमीमी कानून का जो मुहिम अब चल रही है, रोजाना उसका रुख बदलने की कोशिश की जा रही है। अरे शाहीन बाग के पीछे तो ऐसे पड़ गए हैं जैसा ऐसा लग रहा है कि इंतखाब केजरीवाल से नहीं, शाहीन बाग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब बताइए कि अगर अमित शाह साहब को और उनके प्यादों को यह डर है कि हम केजरीवाल से इंतखाब नहीं लड़ रहे हैं बल्कि हम शाहीन बाग से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां की खवातीन से हमारा मुकाबला है, इस कदर आसाब पे सवार हो गया है शाहीन बाग इनके कि अब ये इस तरह की गुफ्तगू पर उतर आए हैं। अब वो करंट देने की बात होती है, इसकी बात होती है, गोली मारो गद्दारों को, सालों को, इस तरह की गुफ्तगू। तो मैं समझता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन अपने से अगर कुछ कार्रवाई करे तो बेहतर होगा। वैसे भी हम हर इंतखाबात में देखते आए हैं कि 50 नोटिस से इलेक्शन कमीशन जारी करता है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती। तो मैं ये समझता हूं कि बीजेपी की जो क़यादत है वो इस वक्त बौखलाई हुई है। तो क्या उन्हें इस बात का पता चल चुका है कि वो दिल्ली हार रहे हैं या नहीं? तो फिर वो ये समझते हैं कि नहीं, हम सिर्फ अगर शाहीन बाग को गाली देंगे, शाहीन बाग में जो धरना पे बैठे हैं वो लोगों को गाली देंगे तो हम इलेक्शन जीत सकते हैं। तो मैंने समझता कि ये जो हरबा है उनका ये काम आएगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि दिल्ली के जो अवाम है वो कारकर्दगी और फिर उसके साथ अवाम को जो सहूलतें फराहम की जा रही हैं उसको देखकर वोट देंगे। बेवजह शाहीन बाग के ऊपर अपना गुस्सा उतारा जा रहा है, मासूम बच्चों की मां को तरह तरह के इल्जामात और तहमतों से नवाजा जा रहा है। तो मैंने समझता कि ये जो हरबा है शाहीन बाग जो इनके आसाब पर सवार हो गया है, ये अमित शाह साहब के कुछ काम आएगा। उन्हें कोई दूसरी बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए। बेवजह इसके अंदर अपना वक्त जाया करके अपनी तवानाई भी वो जाया कर रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारी जो सियासत या फिर जो हमारे इंतखाबी मैदान है वो इतनी निचली सियासत, निचले दर्जे पे क्यों आ गए हैं? और दूसरी चीज़, ये जो बदजुबानी की जा रही है, आपको क्या लगता है, मतलब ये एक फ्रस्ट्रेशन है, बौखलाहट है, एहसास कमतरी है, या फिर वरगलाने की कोशिश की जा रही है? क्या लग रहा है आपको? नहीं। देखिए, हम कभी कभी कुछ चीजों को बहुत हल्के में ले लेते हैं, तो उसे इस तरह हल्के में नहीं लेना चाहिए। जी।
भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एजेंसियां काम करती हैं, जो एजेंसियां डाटा कलेक्ट करती हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को रीड करके उनको बताती हैं कि आपको इलेक्शन कैसे जीतना है। जी, यहाँ एक बात वाज़ेह है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का जो परसेंटेज है, वोट परसेंटेज है, वो बहुत हाई लेवल पर है। जी, यहाँ अपनी आखिरी कोशिशों के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो सब स्क्रिप्टेड है, जो कुछ गालियां दी जा रही हैं वो स्क्रिप्टेड है, जो अनटॉलरेबल जो भी जुमले को लेकर आ रहे हैं वो सब स्क्रिप्टेड है। और ये सब कुछ एक इनकी अपनी इंटरनल रिसर्च पर जो है वो अमल असर करते हैं, क्योंकि वो एजेंसियां ह्यूमन साइकोलॉजी और क्लासिफिकेशन, टारगेट ऑफ ऑडियंस, टारगेट ऑफ पॉपुलेशन, वो सब कुछ लेकिन बहुत भाई अच्छे साहब से दिल्ली की आवाम शाइस्ता तालीम याफ्ता लोग हैं, वो उन पर ये चीजें क्या कुछ असर करेंगी? ये जिस तरह की मतलब घटिया जो मामला हो रहे हैं, सुनिए ना कैसे करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ ईमानदारी से बताने की इसमें क्या खेल क्या है। इसमें खेल ये है कि जो युवा है, जो नौजवान है, जिनके कुछ इसी साल जो है इसलिए मैं अपने उनके वोट बने होंगे, कुछ अभी पिछले योजना में उनके वोट बने होंगे, जो अभी मेजोरिटी जिनके पास नहीं है, जो अभी सिर्फ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या नई जॉब हासिल की होगी या फिर जॉब के लिए इधर उधर भटक रहे होंगे, तो वो लोग अभी सिर्फ ये देखते हैं कि जो ये सो कॉल्ड जो प्लास्टिक के डब्बों में जो चल रहा है आजकल, जो भी है दिल्ली में बैठ के शोर मचाते हैं नोएडा वोडा में, ये लोग अपने आप को पत्रकार शायद कहते होंगे तो कहते ही होंगे शायद, जो भी भीड़ है एक तरह की, ये जो एक भीड़ है जो बोलती है, वो उनको ये स्क्रिप्ट दी जाती है कि वो क्या बोले, तो वो भी ये वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट को रिपीट करते हैं। वो उनके टारगेट क्या है, ये कोई कम पॉपुलेशन नहीं है, आप इसको हल्के में इसलिए मत लीजिए क्योंकि ये जो नौजवानों की पॉपुलेशन है ये कम नहीं है और ये काफी बड़ी तादाद में है। ये ऑलमोस्ट जो है आप देखेंगे तो 20 से 22% जो यंगस्टर्स हैं, उनमें से इनको कितने मिल पाते हैं वो अलग बात है, पर एक कार्डर वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो जो किसी भी कीमत पर अपने रोजगार रुक जाने तक, अपने कारोबार बंद हो जाने पर, अपनी फैक्ट्रियों में ताला लगाकर बैठ जाने तक की उनको परवाह नहीं है। वो उनकी जो वो अपनी पार्टी कार्यालयों में और इस तरह से जो बोला जा रहा है कि हम जो आए हैं करने वो करके जाएंगे, तो सिर्फ वो देखना चाहते हैं। उसके लिए भले ही वो भूख से कट जाए, गालियां उनको खुद अपने बच्चों की खानी पड़े, तो उसकी भी उनको परवाह नहीं, उतना कार्डर वोट उनके पास है। इसीलिए वो इस तरह के जुमले का इस्तेमाल करते हैं कि अब इस जुमले में जोश दिलाने वाली बातें आती हैं, जो गाली दी जाती है, मतलब देश के गद्दारों को गोली मारो, टैक्स टैक्स टैक्स, तो वो जो डैश डैश है उसमें वो लोग जोश में आ जाते हैं। तो उस डैश में जो है वो जोश में बढ़ के आगे सोचते हैं कि नहीं हमको कुछ कम जो है वो देश के लिए करने का मौका मिल रहा है। हालांकि वो बेचारे जानते भी नहीं है अच्छे से अभी कि वो देश क्या होता है, राजनीति किसे कहते हैं, मगर इनका टारगेट है वो मासूम। ये बिल्कुल एक ऐसी हरकत है पार्टी की, ऐसे लोगों का वोट हासिल करना चाहती है। ये जैसे किसी का दुधमुहा बच्चा जो है, आपने जानवर को हलाल करने के बजाय किसी का वो छोटा बच्चा जो दुधमुहा है उसको पकड़ के हलाल कर लिया हो, कोई बकरी का बच्चा 2 दिन पहले पैदा हुआ है और उसको काट के सालन बना लिया हो, इस तरह की मानसिकता की भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि वो जो जिनको ये टारगेट कर रहे हैं जोश दिलाने के लिए, ये ठीक उसी तरह के बच्चे हैं जो अभी राजनीतिक परिपक्वता में नहीं है, तो वो अभी समझते भी नहीं है कि राजनीति किसे कहते हैं। तो ये अंडे में से निकलने वाले बच्चे को फोड़ के खा रहे हैं। दरअसल ये उस मानसिकता से उनको टारगेट कर रहे हैं। 20 से 22% यंगस्टर्स को जोश दिलाकर, उनको बरगलाकर, बहका फुसलाकर वो पोलिंग बूथ तक लाना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी निहायत गिरी हुई मानसिकता के लोग हैं ये लोग, जो एक साइकोलॉजिकली गेम खेल रहे हैं। और साइकोलॉजिकल जो है वो अंडे में से निकले हुए ताजे ताजे बच्चे को सालन बनाने में ये लोग लग गए हैं। देखिए इस मानसिकता में आप ही समझ रहे हैं कि ये अनजाने में गाली दे रहे हैं, ये बना कर देंगे, ये भी अपने इसलिए जानते हैं। यूएई में मतलब यूरोप यूनियन में मसला जो है वो उठ चुका है, OIC ने पहले से मसले को कर दिया है, जितने सारे संगठन आ जाएंगे, सिर्फ UN में भी क्या रेजोल्यूशन पास होंगे, ये लोग समझ चुके हैं। मगर चूंकि आप कल हमने बात की थी कि इनको चुनाव जीतना आता है, वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये दरअसल है ही चुनाव पार्टी। इनकी अपनी पार्टी के जो पहले रूल कर चुके हैं, जो वित्त मंत्री रह चुके हैं और दूसरे मंत्रालय रह चुके हैं, वो तमाम लोग हिंदुस्तान में कहते घूम रहे हैं कि इनको अनुभव
नहीं है और जिन्होंने रिजर्व बैंक से फंड ले लिया है, उसको खतरे में डाल दिया है, इकोनॉमी स्थिति खराब हो गई है और चीन जैसे मतलब नेपाल जैसा देश हमारे ऊपर खड़ा होकर कहता चलिए आइए आपका फैसला हम करा देते हैं बीच में। ये स्थिति हिंदुस्तान की हो जाने के बाद इस पर किसी का ध्यान न जाए तो ये जो शोर मचाने वाली जो भीड़ होती है, बच्चे जो जिनको अभी अकल नहीं है, वो उन सबको इकट्ठा करके उनके सहारे ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ठीक है भाई साहब। शकील साहब, मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से आज हमारे वजीर आजम का एक लंबा चौड़ा खिताब रहा, हमेशा रहता है, आज भी रहा, तो इसमें आपको क्या मतलब बहुत सारी बातें उन्होंने मतलब पुरजोश अंदाज में और लोगों को जिस तरह से एक टीचर होता है और जो छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से समझाता है, या फिर किसी हम कह सकते हैं कि किसी एक पंचायत में, मतलब इसमें कोई ख़राब बात नहीं होगी शायद, मतलब जैसे एक प्रधान होता है, ये भी तो प्रधान है, तो जैसे समझाता है उस अंदाज में जो है हर एक चैप्टर को जो है वो बता रहे थे कि हमने ये बड़ा काम कर दिया, ये काम कर दिया, 70 वर्षों में ये नहीं हुआ था, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, हमने ये ही कर दिया। ये आपको क्या लगा, मतलब आज के करंट जो सिचुएशन है, जो हालात है, इस पर वज़ीर आज़म ने क्या कहा मईशत के हवाले से वगैरह वगैरह? देखिए, सबसे पहली बात, मुझे अफसोस तो यही होता है कि ये जो इंतखाबात आते हैं जी, तो चाहे वो एनसीसी का कोई प्रोग्राम हो या फिर डिफेंस का कोई प्रोग्राम हो या आर्मी का प्रोग्राम हो या फिर फाइनेंस का प्रोग्राम हो, ये जो बातें होती हैं जिसका कोई उससे ताल्लुक नहीं होता है, वो बातें वहां पर जरूर उठाई जाती हैं हमारे तख्त नशीनों की तरफ से जी। चाहे वो प्रधान सेवक हो या फिर बाद में दूसरे नंबर 2 वाले साहब हो या फिर नंबर 3 के प्यादे हो या जो कोई भी हो, ये लोग तो ये बातें तो उठाएंगे जरूर। अब वहां पर जाकर एनसीसी के अंदर अगर बच्चों का आप ये कहते कि बच्चों आपका मुस्तकबिल यहाँ पर बहुत ही ताबनाक है, क्योंकि आप जिस शोबे से वाबस्ता हैं, कल आने वाले दिनों में आपको आर्मी में मौके मिलेंगे, आपको नेवी में मौके मिलेंगे, आपको एयरफोर्स में मौके मिलेंगे, तो मैं समझता था कि वो मौजू के ऊपर सही फिट होता था। मुझे ऐसा लगता है ऐसा वो बात होनी चाहिए थी। बिल्कुल, जो आप जाके जो बच्चे एनसीसी है उनका एक अपना जज्बा होता है और वो जज्बे के तहत वो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर ओरिएंटेड, उनके जो दिमाग में जो करियर होता है वो समाया होता है। बिल्कुल। अब आप उनको ये कहते कि आप कल एयर चीफ मार्शल बन जाएंगे, आप एडमिरल बन जाएंगे, आप आर्मी के चीफ बन जाएंगे, जनरल बन जाएंगे, कमांडर बन जाएंगे, रिलेटेड हो कोई, बस कुछ भी आप उनको कुछ उस तरह से इनकरेज करते। आप उन बच्चों के सामने खड़े होकर आप ये कह रहे हैं कि भाई वो जो है वहां पर इतने जुल्म होते रहते, 370 एक रात में लाखों लोगों को जो है मजबूर कर दिया वहां से पाकिस्तान। मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल ला ताल्लुक है उस मौजू से, और चूंकि अब ऐसा हो गया है कि बोलने के लिए तो कुछ रहा नहीं। अगर रोजगार के लिए पहले बोल के फंस चुके हैं ये लोग, 2 करोड़ मुलाजमतों का जब इंतखाबात में जिक्र किया था वो बोलकर फंस चुके हैं। अब ये सोचते हैं कि अगर फिर से रोजगार के बारे में बोलेंगे तो फंस जाएंगे, हम रोजगार की बात नहीं करेंगे। अब मईशत का हाल देखिए कि कुप्पा होकर रह गई है मईशत का कितना तेजी से नीचे से गिरावट आई है मईशत के बारे में बात नहीं करेंगे। $50 ट्रिलियन की बात अब नहीं होती है। और उसके अलावा जो महंगाई, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, या जो महंगाई जो बढ़ती जा रही है, पाम ऑयल की कीमत बढ़ जा रही, क्यों हुई उसकी कोई वजूहात है? आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह से चल रही है, वो कहां पर नाकाम हो रही है? इन बातों का कोई जिक्र यहां पर हुकूमत नहीं कर रही है, क्योंकि उसे मालूम है कि हम इन शोबेजात में नाकाम हैं, हम इन शोबेजात में फेल हो चुके हैं। हम सिर्फ एक ही शोबे में कामयाब हो सकते हैं, नफरत फैलाने में। फैलाओ नफरत, जितनी चाहे नफरत फैलाओ, उसके लिए हमारे पास कई तरह के मौजूआत हैं। आप कल कोई एक चीज उठ जाती है तो आप उसके ऊपर एक मौजू बना देते हैं, फिर बाद में एक एमएलए या एमपी वजीर कुछ खड़े होकर कुछ बक देता है तो आप उसको लेकर आप मीडिया के चैनल, उनके जो गुलाम हैं, वो 1-2 घंटे तक तो उसके ऊपर टाइम पास कर लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपके पास अहम मौजूआत जिसका रास तौर पर अवाम से ताल्लुक है, उसके बात करने के लिए आप चाहते ही नहीं, ना तो आपको कोई दिलचस्पी है। आपको सिर्फ दिलचस्पी यही है कि किसी तरह से माहौल को गर्मा कर रखा जाए। जहां जहां इंतखाबात आते गए, हम ये इंतखाबात का जिक्र करेंगे। दिल्ली के इंतखाबात की मुहिम शुरू होने से पहले भी हमने कहा था कि इस तरह की बातचीत होगी, खड़े होकर पूछेंगे होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, वो पब्लिक पुकारेगी होना चाहिए था, आसमान छूता मंदिर बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, बनना चाहिए था, 370 हटना चाहिए था। तो ये इस तरह की गुफ्तगू आप जब करते हैं तो हमको भी मालूम है और अवाम को भी मालूम है, क्योंकि अवाम सब कुछ देख रही है, पब्लिक है, सब कुछ जानती है। लेकिन आपका जो तर्ज अमल है, आप बेवजह के लिए आपका जो पूरा जो सियासत जो है, मेरी नजर में आपकी जो सियासत है वो सियासत का असल निशाना माइनॉरिटीज हैं।
और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर ये बोल दे कि इससे कर अगर ये मैं गलत बोल रहा हूं तो कोई बता दे कि ये निशाना सिर्फ टारगेट माइनॉरिटीज हैं, चाहे शाहीन बाग का मामला हो या फिर बाद में आप शहरियत तरमीमी कानून हो, एनआरसी हो, एनपीआर हो, बता दीजिए कि इसका टारगेट सिर्फ माइनॉरिटीज हैं और ये चाहते हैं कि हम अगर इन्हें दबाएंगे तो हमें वोट मिलेंगे। यही उनकी सोच काम करती है। तरक्की से दिलचस्पी नहीं है, हिंदुस्तान दिलचस्पी नहीं है। जो 8 दिन जो इलेक्शन के होते हैं, 8 फरवरी 10 तारीख तक फुल जहर उंगलेंगे, खूब जहर उंगलेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, आप देखिए कि ये थोड़े दिन में 8 तारीख तक या 6 तारीख तक मुहिम चलेगी, जब तक देखिए कि इनके मुंह से और क्या क्या जहर निकलता है। जी वाय साहब, वाकई मतलब थोड़ी सी मतलब एक अजीब सा महसूस हो रहा है कि अगर दुनिया में अगर यूरोपीय ममालिक की हम बात कर लें, अमेरिका की बात कर लें, अगरचे इनकी भी पॉलिसियाँ बहुत सारी जो है काबिल तनकीद हैं, बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी जो आवाम का जो मेयार होता है, अब यहाँ पर जिस तरह की बातें कही जा रही हैं, जिस तरह की नफ़रत फैलाई जा रही है, या फिर जिस तरह से, क्या मैं ये जानना चाहूँगा कि लोगों को ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं या फिर वाकई लोग जो है समझ रखते हैं लेकिन वो मजबूर हैं, क्या चीज़ हो रही है? अगर ये जो तकारीर हमारी चल रही हैं इसका ट्रांसलेशन कर दिया जाए और तरक्की याफ्ता ममालिक की जो आवाम है उनके सामने पेश किया जाए कि भाई ये जो है मुद्दे होते हैं और इंतखाबी जो है एजेंडे होते हैं, इस पर जो है वोट मांगा जाता है, तो क्या उन पर असर होगा भाई साहब? और फिर आखिर हमारी भी जो है एक बहुत बड़ा तबका है जो सब कुछ समझता है, वो समझ रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, किस तरह का माहौल चल रहा है? क्या आपको लगता है जो दिल्ली के इंतखाबात हैं इसके जो रिजल्ट्स रहेंगे वो काफी मतलब अहम रहेंगे और ये नतीजा जो है तारीखी होगा? जैसे आपको ये बात संजीदगी से समझनी होगी कि जो आपने कहा कि वाकई लोग ऐसे हैं या ये लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं, तो आपको इस बात को मैं एक टेस्टिंग फॉर्मेट में लेके चलता हूँ। टेस्टिंग फॉर्मेट ये है कि एक हम टेलीविजन मीडिया को जो बाकायदा मास यानी जनता की आवाम के अंदर जाता है और वहां से एक रिपोर्ट आता है, पहले टाइम के नाम से आती थी वो रिपोर्ट जो हर हफ्ते आती है, और अब वो बाघ के नाम से रिपोर्ट आती है। तो बाघ के नाम से जब रिपोर्ट आती है तो आप देखेंगे कि जो एक अक्लमंद लोग, जो दानिशमंद लोग हैं, जब उनके लिए कुछ प्रोग्राम बनाए जाते हैं तो वो प्रोग्राम ज्यादा टीआरपी हासिल नहीं कर पाते, इवन सर्वाइवल की जितनी भी नहीं कर पाते। उनकी टीआरपी रेटिंग होती है 0.0, 1.4, बस इसके ऊपर नहीं जाती है। तो जब यही किसी एक टेलीविजन है, एक बंदर की शक्ल वाला आदमी उसको चलाता है बेसिकली, तो वो टेलीविजन के कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, बाकी समझ जाएंगे लोग किसकी शक्ल मिलती है ऐसी। वो ऐसे प्रोग्राम बनाता है जिसमें लोगों को बेवकूफ बना। आप देखेंगे ये कि एक मुर्गी ने दिए 3 अंडे, 3 अंडों में से 2 सांप निकले, 2 सांप निकल के उन्होंने सोने की मनी निकली और मनियों को जो है अब हम आपके सामने पेश करेंगे, और बिल्कुल पूरा झूठ बोल रहा होता है। और उसकी टीआरपी जो है लगातार आप देखेंगे कि वो 14 तक चली जाती है और वो बहुत पैसे कमाता है। यानी आप ये हिंदुस्तान के मास में से आप छाट सकते हैं कि वो जो आप कहलवाना में से चाहते हैं वो जो है बाकायदा ट्रस्टेड रिलेशन अमेरिका की कंपनी जो फेम है वो अपनी रिपोर्ट में कहती है कि यहाँ ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है कि ये समझ लेती है कि वो सांप के, मुर्गी के अंडे, उसमें से सांप निकले, सांप ने मनी उगल दी, उगल के वो फिर जो है दुनिया जीत ली है। इस तरह की कहानियां रोज जो है जो बिल्कुल पूरी फंतासी होती है, रोज वो एंड में कह देता है कि मेरे झूठ है, मतलब वो उसका सबूत नहीं दिखा पाता है, तो रोज फिर से देखती है। तो लगातार टीआरपी सालों साल अगर इस तरह के टेलीविजन पे आती है तो ये लोग जो है टेक्चर लोगों को समझते हैं कि उनको कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी रोज इसी तरह की जुमलेबाजी करती है जो हकीकी दुनिया से कोसों दूर है। वो यही कहती है कि मुर्गी ने दिए 15 अंडे, 15 अंडे में से 3 सांप की मनी निकली। ये सब बातें वो भी जानते हैं कि क्रेडिटेड है निरीक्षण की रिपोर्ट में और बाघ की रिपोर्ट में कि हिंदुस्तान के लोगों को बड़ी आसानी से जो है वो ऐसी कहानियां सुनाई जा सकती हैं और उन पर वो भरोसा कर सकते हैं। तो इस पर आप जो है गुस्सा हूं, मैं गुस्सा हूं, वो अलग बात है। दानिशमंद हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, यही जरूरी है कि दानिशमंद लोगों को बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान की ऐसी आवाम को भी समझे जो जिसको ये ऐसा नहीं है, माफ कीजिएगा, कुछ धर्म गुरु जो है वो किस तरह के लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा करते हैं और वो ऐसे जादू छुमंतर की बातें करते हैं, जबकि जानते हैं कि ऐसा ये हाथ की सफाइयों का गेम है। उसके बाद इसमें भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मजमे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसों पर यकीन करने वाली ऐसी जनता को हम, मैं तो हूँ नहीं दानिशमंद, मैं तो खुद ही एक पागल हूँ, मगर दूसरे आप जैसे दानिशमंद कम से कम जो है ऐसी टारगेट
टारगेट, और जो राजनेता भी अपने आप को अक्लमंद समझते हो, थोड़ी बहुत तो होगी भी अगर वो समझते हैं अपने में अकल, तो वो ऐसी फार्मूलों को अपनाए, कम से कम इनसे, इनके उन जोड़ों से इनको बचाया जा सके कि भाई किसी तरीके से जो ये झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ की काट को तलाश किया जा सके। ये तो एक साइंटिफिक तरीके की मैं बात कर रहा हूँ, जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में टेस्टेड है और जिसकी बाकायदा वर्ल्ड वाइड जो एजेंसी जिस पर भरोसा किया जाता है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर आपको बता रहा हूँ। ये लोग भी जानते हैं कि हम एक बड़ी तादाद को जो है वो इस तरह से अपने साथ मिला सकते हैं, जबकि हकीकत ये है कि देखिए नई टेक्नोलॉजी वेपन की मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि आप फौज में लोगों को भर्ती आगे नहीं कर पाएंगे, बल्कि फौज आपको चीन की तरफ से और दूसरे देशों की तरफ में कम करनी पड़ेगी। जब आप डिजिटल इंडिया बनाएंगे तो आपको सर्विस में कट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेशन पे डालेंगे तो ऑटोमेशन में जो 100 लोग काम करते हैं उसको एक कंप्यूटर कर देगा, तो आपके 99 लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये जितनी बातें कहते हैं इनसे सवाल करने वाला ना कोई लीडर है ना कोई पत्रकार है, तो आप ये कहते हैं, आपको एतराज है कि क्या ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं? अब वो है कि नहीं, इस पर फैसला आप करें और जनता करे, या खुद वो करे जिनके बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है शेखर साहब, इस वाकई जिस तरह का माहौल हमारे पास हर इंतखाबात के मौके पर इतना मतलब घटिया किस्म का जो है, और ऐसे बयानात और ऐसे एजेंडे जिस पर जो है एक ताज्जुब होता है कि किस तरह का सेंटिमेंट है और ये किस तरह से हिम्मत के साथ जो है लोगों को ये सारी जो है ये बातें कर रहे हैं, जबकि दुनिया किधर जा रही है, तरक्की याफ्ता ममालिक के एजेंडे क्या हैं और उनके इंतखाबात के मौके पर कौन सी बातें कही जाती हैं। आज हमारा हाल ये हो गया है कि हम माजी में उस माजी में ले जाते हैं कि भाई बाबर ने क्या किया था, तो फिर अशोका ने क्या किया था, तो फिर इसने क्या किया था, उसने क्या किया था, ये हुआ था। आज आज़ाद भारत में है, आप खुद इसको डिजिटल इंडिया कह रहे हैं, और आज के जो तकाजे हैं कि हमको कल क्या करना है, हमको जो है तालीम के मैदान में क्या करना है, ये सारी चीज़ें वाकई जिस तरह से वाय साहब से मैंने पूछा कि लोगों को समझा क्या जा रहा है, और फिर वाकई लोग कुछ तो ठीक है, दानिश्वरी तो बहुत बड़ी बात है, आप बुनियादी तौर पर कुछ तो अक्ल सलीम जिसको कहा जाता है, आप देखें कि कौन क्या कह रहा है और क्या आपको देना चाह रहा है, उससे आपका फायदा क्या हो रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जैसा कि हमने इससे पहले भी हमने बात की है इस बारे में कि कुछ मखसूस लोगों का अब जहन इस तरह से तैयार कर दिया गया है कि आपको कुछ भी ना मिले हमें उसकी परवाह नहीं है जी। हमें पेट्रोल की बढ़ती कीमत से दिलचस्पी नहीं, प्याज की कीमत से दिलचस्पी नहीं, मईशत कहाँ पर जा रही है, रुपया किधर जा रहा है, पेट्रोल, इन्फ्लेशन, ये सब बातों से किसी को दिलचस्पी नहीं। सेहत के मामला है, तालीम के मामला है, आपको बच्चे को आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो भी मुश्किल नहीं है, बच्चा ऐसे जी लेगा, किसी तरह से जी लेगा। लेकिन इलेक्शन जब आएगा तो हमें ये बात जरूर सुननी है कि इसके खिलाफ, यानी कि अक़लियतों के खिलाफ हुकूमत, यानी कि जो लोग बोलना चाह रहे हैं वो क्या बोलेंगे, हम उसी में खुश हो जाते हैं। तो ये जो जहनियत काम कर रही है, हो सकता है कि मेरी नज़र में जब तक ये जहनियत नहीं बदलेगी या मुल्क के हालात भी नहीं सुधरेंगे। लेकिन इसके लिए अब मुझे तो उम्मीद है, देखिए कि जिस तरह की नई जनरेशन आ रही है, मुझे उससे उम्मीद तो जरूर है कि हम ये जो जनरेशन आने वाली है वो शायद कुछ ब्रॉड, यानी कि वो कुछ हटकर सोचेगी, यानी कि इस तरह की जो रिवायत जो बनती आ रही है उस रिवायत से हटकर सोचेगी। अब दिल्ली के इंतखाबात भी जो जब भी उसके नतीजे आएंगे तो हम जरूर उस दिन भी बैठकर हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे कि आखिर क्या हुआ था और किस तरह का नतीजा आया, और इतना सारा जहर फैलाने के बावजूद भी लोगों ने किस तरह का मैंडेट दिया है, वर्डिक्ट दिया है, हम उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि आज नौजवानों के पास, मैं समझता हूं कि हम बात करते हैं आयुष्मान भारत की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, मगर आप बताइए कि कितने लोग उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। कोई, अब हम बात करते हैं शौचालयों की बात करते हैं, अभी मेरी नजर में तो ऐसा दिखता है कि शौचालयों का जो भी उनका टारगेट था शायद अभी भी वो पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है। मकानात की फराहमी का टारगेट था, शायद वो भी अभी तक पूरा नहीं। मैं सब अवाम के बुनियादी जो मसाइल है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। और ये भी कहा जा रहा था कि हर शख्स को घर मिल जाएगा, बस टारगेट है 2024-29 का जो भी टारगेट है, हर गरीब को घर मिलेगा। तो बताइए कि जब इतने सालों के अंदर घर मिलेंगे तो कितनों को घर मंजूर हुए हैं और कहां कहां पर घर मिलेंगे, इसके ऊपर भी तो एक कुछ व्हाइट पेपर आना चाहिए कि हर गरीब को घर मिलेगा रहने के लिए। तो ये सब ऐसे चुपते हुए सवाल हैं, इन सवालों को सामने आने से रोकने के लिए ही ये बात कही जाती है कि शाहीन बाग में क्या हो रहा है और वहां पर गोली मारो सालों को ये बात होती है। अगर बीजेपी की हुकूमत आ जाए तो शाहीन बाग में एक आदमी नहीं रहेगा, दिल्ली की सरकारी अराजियात पर जो मसाजिद हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। हम चूंकि वो मसाइल को हल नहीं कर सकते, इसलिए हम इन बातों को उठाते हैं ताकि लोग अपनी जरूरतों को भूल जाएं
और ये जो जहर हम उन्हें दे रहे हैं वो जहर पी लें और फिर हम उस जहर का इस्तेमाल करें। तो सीधी सी लॉजिक है कि यहाँ पर हुकूमत जो चलाई जा रही है वो मुझे लगता है कि वो हुकूमत जो भी चलाई जा रही है वो अवाम की तरक्की या बहबूद के लिए नहीं, बल्कि ये हुकूमत जो चल रही है इलेक्शन जीतने के लिए हुकूमत चल रही है। किसी भी तरह से इलेक्शन जीत जाए, आज ये रियासत का होगा, कल वो रियासत का होगा, फिर थोड़े दिन के बाद वो इलेक्शन आ जाएंगे। तो बहरहाल मैंने समझता कि इस तरह से अब अवाम को फैसला करना है, दिल्ली के अवाम को, कि वो क्या फैसला करेंगे। उम्मीद तो मेरी यही है कि जो जनरेशन जो आई है अब, जो अब यूथ जो आ रहा है, वो बिल्कुल इस तरह की बातों में नहीं आएगा, क्योंकि जो हिंदुस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसको नौजवान अच्छी तरह समझते हैं कि मुल्क किस समत में जा रहा है। जी वाहिद साहब, कितना अहमियत रखते हैं दिल्ली के जो इंतखाबात और उसके नताइज और जो हालात फ़िलहाल हैं उसके बाद हम क्या मतलब तवक्का कर सकते हैं, और एहतजाज भी जारी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ईमानदारी से ये बात वाज़ेह है कि सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास खोने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बनाए ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोगों के तासुर में कहीं से कहीं तक नहीं है, और कांग्रेस और दूसरी पार्टियां यहाँ फाइट करने की कोशिश भी नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो आवाम का रुख चाहती है। ये सही है कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है उसको झुठलाने जैसी कोई सूरत बनती नहीं है, क्योंकि उसे झुठलाया जा नहीं सकता। एक चीज मगर बहुत जो है कंफ्यूजन भरी रहेगी, जो इलेक्शनों के नताइज आने के बाद ही क्लियर होगी। अगर चीज यहाँ पर आम आदमी पार्टी दोबारा हुकूमत बनाती है तो केंद्र में हुकूमत करने के लिए और दूसरे स्टेट्स में अपने आप को बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी के पास एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा, और ये बहुत बड़ा बदलाव भी हिंदुस्तान में हो सकता है। एक बात। दूसरी बात यहाँ ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत लेती है तो इस बात को कोई तस्लीम नहीं करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जो है वो वोटिंग पैटर्न से जीता, बल्कि यहाँ ये माना जाएगा कि उसने अपनी जो इल्जाम लगाए जाते हैं ईवीएम को लेकर वो साबित हो पाई, नहीं हो पाई, कंट्रोवर्सी, बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। मगर यहाँ ये माना जाएगा कि मशीन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, और इसके बाद पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शंस में एक बार फिर से वोटर का और कैडर का और पॉलिटिकल पार्टीज का मोराल जो है वो भारी तौर पर डाउन हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं ये भी जानता हूँ, जहाँ तक इनको ये आंदोलनकारी लोग जिन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई थी, ये मतलब इनको ये कह सकते हैं कि ये कम कपड़ों वाले लोग हैं और जितने हैं उतने भी उतार सकते हैं सड़कों पे। तो भारतीय जनता पार्टी और इंटरनेशनल मार्केट में जो अभी भारत की छवि बहुत खराब है, ये इतनी खराब कर सकते हैं कि इनको शायद आगे एक साल भी सरकार चलाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये भी कम मतलब पहले ही कम कपड़ों वाले हैं और उसके बाद ये पूरी उतार सकते हैं। तो ये बात शायद अगर, मगर एक चीज इसमें मैं शख्स को सुबह नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो सत्ता चला रहे हैं, जैसे कि जसवंत सिंह जैसे लोग, इनकी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि 2 लोग जो सत्ता चला रहे हैं, तो उनमें मैं इतनी कई अकल सलीम को नहीं मानता हूँ कि वो दूर कल की भी कोई बात सोच ले। वो ऐसे लोग हैं कि वो तुरंत एक मिसाइल दागते हैं और मिसाइल दागने के बाद जो है जब वो फायर हो जाती है उसके बाद कहते हैं, अब सोचते हैं बैठ के ये लेफ्ट गिरे कि राइट गिरे, फॉरवर्ड गिरे कि बैक गिरे। तो अब वो उसके हाथ में उनके कंट्रोल नहीं होता है, मगर वो पहले मिसाइल गिरा देते हैं, उसके बाद निशाना लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये इतने अक्लमंद लोग हैं, कर कुछ भी सकते हैं। ठीक है शकील साहब, अब यहाँ पर सवाल यही उठता है कि अभी जिस तरह की सियासत चल रही है, मतलब ये अपनी इंतहा को पहुँच गई है, बदजुबानी के हवाले से, नफरत फैलाने के हवाले से। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो CAA का मामला तो अभी चल रहा है, और फिर साथ ही साथ लोगों में गम व गुस्सा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बाज़ रियासतों ने जो एक पेशरफ्त की है रेजोल्यूशंस पास करने की हवाले से, और फिर हुकूमत तो अपने मकाम पर अटल है, अब इसी दरमियान 29 और 30 का भी जो है मामला जो यूरोपीय पार्लियामेंट का आ रहा है, तो इसको देखते हुए क्या कुछ हालात मतलब कुछ सुधरेंगे? जो रेजोल्यूशन सामने आ सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो नज़र आ रहा है वो तो मालूम हो रहा है कि क्या आएगा।
तो इसके बाद क्या हुकूमत के रवैये में कुछ कमी आप? नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि हुकूमत इसका कुछ एडवांटेज भी ले सकती है कि देखिए कि अपने आप को जो है ना एक विक्टिम बनाकर भी पेश कर सकती है कि सब लोग एक हो गए, ऐसा करें। हालांकि आप जैसा नतीजे की जो बात कर रहे हैं, अगर 650 के करीब वहां के जो अरकान हैं, अगर वो इस बारे में मसौदे के लिए सिग्नेचर करते हैं, दस्तखत करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उससे हटकर हम जो समझ रहे हैं कोई और दूसरा वहां पर कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जो भी वहां पर रेजोल्यूशन आएगा, जो मंजूर होगी रेजोल्यूशन, करारदाद जो भी मंजूर होगी, वो भी हम समझ रहे हैं कि किस तरह की होगी, मजम्मती करारदाद जो भी है। लेकिन हमने, सबसे बड़ा सवाल है कि हमने यूरोपीय यूनियन को ये मौका फराहम क्यों किया कि हमारे मुल्क के मामले पर वहां पर करारदाद गई। सबसे बड़ा सवाल यही होता है जी। आप तो कहते थे कि हम कश्मीर को बैनुल-अक़वामी मसला नहीं बनाएंगे, किसी की हम इसके अंदर मदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे तीसरे फरीक। लेकिन अब ये फैसला, अब ये मसला जो है यहाँ से उठकर वहां चले गया है, अब वहां पर करारदाद भी होगी। वो करारदाद का क्या नतीजा आएगा वो तो अलग बात है, लेकिन हर कोई शहरी हिंदुस्तान का ये समझना चाहिए कि यहाँ का मसला यूरोपीय यूनियन तक गया क्यों। क्योंकि हमारे पास, हम क्या कैपेबल नहीं थे, हमारे पास सलाहियतें नहीं थी, क्या हम हमारे अवाम को कन्विंस नहीं कर पाए, ये कई सवालात उठते हैं। और यकीनी तौर पर जैसा कि लोग कहते हैं कि खारिजा पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी जो है, यानी कि विदेश कूटनीति जिसे कहते हैं, वो पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। देखिए कि हर महाज के ऊपर नाकामी हम गिना नहीं पाएंगे। कौन सी महाज पे बनेंगे, फाइनेंशियल की बात करेंगे, फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे, डिफेंस पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, यानी कि हर चीज के ऊपर, हर महाज पे आप नाकाम हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि अवाम को यह सोचना चाहिए कि अगर हम अपने मुल्क के अंदर अपने अवाम को राब्ते में, यानी कि एतमाद में लेकर हम बात करते या काम करते, तो शायद हमें इस तरह से यूरोपीय यूनियन के अंदर हमारे मुल्क की करारदाद वहां जाकर मंजूर हो या किसी तरह की कोई और बात हो, वो शायद नहीं हो पाती थी। लेकिन हम अपने मुल्क के जो बड़ी आबादी है उसको कॉन्फिडेंस में लेने में नाकाम रहे। भले ही आप चीख चीख कर कहें कि इससे आपका कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी आप काबिले भरोसा नहीं हैं और मुल्क की बड़ी आबादी, जो अक़लियत जिसे कहते हैं, वो आप पर कतई भरोसा नहीं करती है। जी वाहिद साहब, आखिरी सवाल करूंगा। खुद बीजेपी की जो हलीफ पार्टी शिवसेना की अगर बात कर लें, तो शिवसेना की जानिब से भी मुल्की सतह पर, मैं कह सकता हूँ कौमी सतह पर खोलकर जो है मुखालिफत सामने आ रही है। तो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी कोई नरमी की कोई तवक्का कुछ आपको भी नजर नहीं आती? आखिरी सवाल। नहीं, मुझे नरमी की तो इसलिए नजर नहीं आती है कि आज वाशिंगटन पोस्ट जो एक दुनिया का जाना माना अखबार माना जाता है, और पूरी दुनिया में उसमें लिखे हुए आर्टिकल्स या ओपिनियंस या खबर को जो है दुनिया भर के डिप्लोमेट और दुनिया भर की सरकारें अहमियत देती है। हालांकि मैं बिल्कुल मुखालफत करता हूँ आज वाशिंगटन पोस्ट की कि वो हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को जो है वो बाकायदा टेररिस्ट घोषित करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो है इस तरह की किसी सरकार, चुनी हुई सरकार के लिए जो है संबोधन करना चाहिए, मगर ऐसा किया गया है। तो यहाँ ये भी समझने की जरूरत है कि आज अगर यूरोपियन यूनियन में हमारे लिए जो है एक रेजोल्यूशन लाया जाता है, हमारे चुनी हुई सरकारों को जो है वो तालिबान से मिला दिया जाता है इंटरनेशनल मीडिया द्वारा, यहाँ एक बात और भी समझनी पड़ेगी आपको कि बैकआउट करना होता तो कर जाते, क्योंकि एक बात ये भी समझ लें कि इससे पूरी कार्रवाई नहीं है जो दुनिया में हो रही है। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था कि होलोकॉस्ट का नाम किसे कहते हैं, और दुनिया में जितने लोग कितने सिहर जाते हैं उन डिटेंशन सेंटर के पास जाके लोगों को आज भी चक्कर आ जाते हैं जो मौजूद हैं और जिनको दुनिया भर के टेलीविजन और अखबार पिछले एक हफ्ते से दिखा रहे हैं। ऐसे दौर में भारत की तरफ से ये पैगाम सरकारी तौर पर दिया जाना कि हम जो है एक माइनॉरिटी को खत्म करने या स्टेटलेस कर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जानते हैं कि ये किस तरह की तलाश हो सकती है। और पूरी दुनिया के देशों में जो कुछ आपको नोट करना होगा कि लीबिया, सीरिया और ये तमाम इजिप्ट, इन तमाम इलाकों में अफरा तफरी का माहौल होने के बाद जिस तरह की यूरोपियन यूनियन को त्रासदी झेलनी पड़ी है, लोगों माइग्रेट किया है, जो लोगों को पनाह गुज़ीनों को जो है जगह देनी पड़ी है, और अब वहाँ क्या हो रहा है उस डर से खौफ ज़दा है। क्योंकि आप लीबिया, इराक और सीरिया की तमाम आबादी को भी मिला दें तो भारत में जो मुसलमान है वो 28-30 करोड़ होते हैं। इन देशों से, पूरे के पूरे देशों से वोट पड़े हैं। तो ऐसी त्रासदी से दुनिया जरूर कांप जाएगी, जरूर डर जाएगी। उनको अपनी भी हिफाजत करनी होगी और ये होलोकॉस्ट जैसी दहशतनाक चीजों को इससे जो है वो जरूर हिफाजत करने की दहशत ज़दा होकर इस पर काम करने की कोशिश की जाएगी।
ठीक। मगर ये लोग मजाक में ही लेंगे, इसमें भी आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब, शकील साहब, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, देखना यही है कि हमारे एजेंडे क्या रह गए हैं, हमारी ज़ुबान किस तरह की हो गई है, किस तरह का माहौल है, और ये सारी चीज़ें मुल्क को कितना नुकसान पहुँचाएंगी और कितना फ़ायदा पहुँचाएंगी, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी जो चल रहा है वाकई वो तशवीशनाक है, अफसोसनाक है। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है।